हे गाइस, आई एम निखिल गुप्ता और आज हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब कुछ स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैंने क्लास 10th के अंदर 92% स्कोर किया था। क्लास 12th बोर्ड के अंदर 96। मैंने जेई मेंस भी क्वालिफाई कर लिया और जेई एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा तुमको, इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है। स्ट्रेटेजी तो तुम्हारी सिर्फ इतनी सी है, यहाँ मेक अ टेबल, बस ये स्ट्रेटेजी है। पर उसके लिए पहले तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो सब मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स की एक एक पेजेस बनाने हैं। एक एक पेजेस मतलब क्या करोगे, फर्स्ट एक सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। जैसे ऐसे एक टेबल बनाना है, एक कॉपी लेनी है, उसके पहले पन्ने पे सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसके नीचे ऐसे 5 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है इस टेबल को। अब इस टेबल में क्या है, देखो, सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट कॉलम के अंदर चैप्टर्स के नाम लिखने हैं अपने अपने। ठीक है, जो जो चैप्टर्स हैं तुम्हारी बुक में और जो जो डिडक्टेड सिलेबस के अलावा जो बचे हैं वो तुम्हें इसके अंदर यहाँ पे सिंबल के मतलब चैप्टर्स के अंदर लिखना है। देन सेकंड, एक कॉलम बनेगा एनसीईआरटी का, एक बनेगा पीवाईक्यूज का। अब पीवाईक्यू क्या होता है भैया, पीवाईक्यू होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक का कॉलम बनेगा और लास्ट बनेगा डाउट का। अभी इसके बारे में आगे समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। ऐसे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा सब कुछ प्लान करके बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बोलोगे कि भैया अभी तो 3 महीने बच रहे हैं, एटलीस्ट 3 महीने बच रहे हैं, और आप तो यहाँ पे 2 महीने की स्ट्रेटेजी बता रहे हो। तो भाई देख, वो एक्चुअली 3 महीने नहीं बचे हैं तेरे, क्योंकि अभी तेरे सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। उसके बाद जो 1 महीना जो तू कह रहा है वो पूरा रिवीजन में जाएगा, उसके अंदर तेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। अच्छा, तो उससे पहले एक चीज़ और समझा दूँ मैं तुम्हें कि अब इस वक्त तुम्हें कोई भी नई बुक उठा के उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम एक कोई न्यू बुक उठा लो एकदम से और भाई आज तो इसको सबको पेल डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो बुक करी है उसके ऊपर ही ध्यान देना है। अच्छा, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो जो बताया जा रहा है इस वीडियो में उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें। तो देखो, ये चैप्टर का नाम लिखना, ये तो समझ आ गया होगा। अब चैप्टर के अंदर भैया ये सिंबल का क्या मतलब है, तो देखो सिंबल ये है। तो तुम्हें अपने हिसाब से उस चैप्टर को अपनी रेटिंग देनी पड़ेगी, या फिर उसको एक तरह से क्या करना होगा, तुम्हें उसके सिंबल देना पड़ेगा कि ये मेरा चैप्टर कैसा है। देखो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन का मतलब आने वाले 3 महीने को प्लान करने के लिए आज के 2 घंटे देने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, 2 घंटे लग जाएंगे इस काम में, मैं कह रहा हूँ। बट उसके बाद तुम्हें अपना ट्रैक एकदम अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा। तो देखो, मैंने क्या बोला है, मान लो तुम्हारा कोई वीक वीक चैप्टर है, कोई वीक टॉपिक है, तो उसके बाद तुमने सर्कल मार्क कर दिया। क्या कर दिया, सर्कल मार्क कर दिया। मतलब जैसे यहाँ चैप्टर का नाम लिखा, ब्रैकेट के अंदर सर्कल डाल दिया, ठीक है। अगर कोई मॉडरेट है तो उसे हैशटैग, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर स्टार। यानी वो तो भाई तुम तारे दिखा दोगे, उस क्वेश्चन को एकदम खत्म कर देना है, ऐसा कुछ। तो इससे क्या होगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि भाई हम इस सब्जेक्ट के अंदर किस चैप्टर में कितने पानी में हैं। हमें ये चीज़ पूरी आराम से दिखाई देगी कि हाँ हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, किस टॉपिक में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक में कम ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सिंबल की। चलो भाई, सिंबल हम कर लेंगे, हम इतना काम कर लेंगे भैया, चैप्टर वैप्टर कर लेंगे। तो अब इन कॉलम के अंदर एक्चुअली तुम्हें लिखना क्या, मतलब ये एनसीईआरटी लिख दिया, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे भैया, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर तेरे को टिक लगाने हैं। यानी कोई चैप्टर था, उसके तूने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी एक बार रीड आउट कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लिया, एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कर लिए, बैक एक्सरसाइज कर ली। इतना कर लिया तो तेरे को उस चैप्टर के आगे एनसीईआरटी वाले कॉलम में एक टिक मारना है, ठीक है। सेम गोज फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स एंड डाउट्स। डाउट्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो देखो, एनसीईआरटी में इतना हो जाएगा, हो जाएगा भैया। उसके बाद एक टिक से काम नहीं बने,
क्यों? अभी तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं, 3 नहीं एक्चुअली 2 महीने बचे हैं, पूरे के पूरे 2 महीने बचे हैं अभी तुम्हारे पास। तुम बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। एक टिक हो गया, चलो उस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में हर एक कॉलम में एक एक टिक हो गया। हर एक कॉलम यानी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला। उसके बाद क्या करना है हमको? उसके बाद जब हम पूरे सिलेबस को एक और बार पढ़ने चाहेंगे तो हमें फिर से उसके अंदर एक और टिक लगाना है। तो उससे क्या होगा ना, अपने अंदर से एक मोटिवेशन टाइप कुछ आएगा कि हाँ भाई मैं इतने बच्चों से आगे हूँ। अच्छा, तुमने अगर दिन का एक टिक भी लगा लिया ना, तो तुम ये मान लेना कि उस एक टिक की वजह से तुम 100 बच्चों से आगे हो। टिक यानी 100 बच्चों से आगे, एक टिक यानी 100 बच्चों से आगे। उससे तुम्हें अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और करने का मन करेगा, और करने का मन करेगा कि हाँ भाई आज तो और भी ज़्यादा पढ़ूंगा मैं। अच्छा, इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, हर एक दिन का एक शेड्यूल बनाना है। हर एक दिन का एक शेड्यूल बनाना है। उसके अंदर दिन की डेट लिखनी है सबसे ऊपर, उसके नीचे लिखना है कि तुम उस दिन में क्या क्या करने वाले हो और क्या क्या नहीं करने वाले हो। क्या कह रहा हूँ, क्या क्या करने वाले हो ये तो लिखना ही है, उसके साथ साथ क्या क्या नहीं करने वाले हो वो भी लिखना है। अब तुम कहोगे यार लिखने से क्या होता है, ये तो मैं खुद ही सोच लूंगा दिमाग के अंदर, इतना कौन लिखेगा। देखो, लिखने से अंदर से एक बात आती है कि हाँ भाई हम अब इस चीज़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे अलावा कोई भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है और हमें देख सकता है कि हाँ भाई हमने क्या प्लान बनाया था, क्या हमने किया है, क्या नहीं किया है। तो वो सब हम किसी से छुपा नहीं पाएंगे, हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए लिखना, प्लीज़ लिखना, ज़रूर लिखना। तो एनसीईआरटी वाले कॉलम के लिए मैंने कुछ लिखा भी था एक मिनट। हाँ, कि कोई भी कहते हैं यार एनसीईआरटी तो यूं ही है, एनसीईआरटी पढ़ के क्या करेंगे, आर डी शर्मा कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, या इतनी बड़ी बड़ी बुक्स कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, एनसीईआरटी पे पहले फोकस कर ले। एटलीस्ट 60% जो पेपर होता है वो तेरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तेरे को एनसीईआरटी पे ध्यान देना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर यू, एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर यू, तुम एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं भाग सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी कभार क्या होता है कि जो तुम पेपर देते हो, मॉक टेस्ट जो स्कूल में देते हो, उसकी वजह से तुम डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार ये इतना गंदा पेपर आया, मेरे तो नंबर नहीं आया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, स्कूल वाले जानबूझ के पेपर टफ बनाते हैं ताकि अगर बाई चांस वहाँ पे भी इस लेवल का पेपर आए तो तुम वहाँ पे ना घबराओ। ठीक है, तो तुम्हें प्रिपरेशन करनी है टफ के लिए। अगर पेपर इजी आएगा तो बल्कि और अच्छा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो एनसीईआरटी के अंदर देखो एक नोट करके एक चीज़ लिखी हुई है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर के बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक्चुअली जो बैक एक्सरसाइज है उससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट उनको स्किप कर देते हैं और एनसीईआरटी वाले जो सीबीएसई वाले हैं वो उसी को उठा के पूछ देते हैं और बच्चे वहाँ फिर रोने लग जाते हैं, है ना, कि पेपर टफ आया था या पेपर ऐसा आया था, और जो बंदा उन्हें करके जाएगा उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी वाले कॉलम में क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है अगर कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो, वरना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं इन मैथ्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग होगी, थ्योरी होगी, एनसीईआरटी के बीच वाले जो क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद इस जो कॉपी बनाई है उसके पास आना है, उसके अंदर एक टिक लगाना है और खुश होना है। ठीक है, टिक लगा के खुश हो जाना। चलो, अब देखो पीवाईक्यू की बात करें। पीवाईक्यू देखो, अब तुम्हें बहुत लोगों ने कहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा है भी, मैं भी यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो, इसकी वजह से क्या होता है ना, हम एग्जामिनेशन का लेवल समझ में आता है, हमारे दिमाग में एक माइंड मैप बन जाता है कि हाँ भाई इस डिफ़िकल्टी के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर में, जितने भी साल के तुमने क्वेश्चन पेपर करें, तो इस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतना इतना, मतलब ऐसा इस इनका पैटर्न रह रहा है। बीच में पैटर्न चेंजेस भी आए हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि जो पहले इंग्लिश के पेपर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो वो सब चीज़ें तुम देख लेना प्लीज़। अपने पैटर्न के बारे में जो सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है उस सैम्पल पेपर को भी कर लेना, वो चीज़ मैंने इसमें लिखी नहीं है, बट उसका भी ध्यान रखना कि सीबीएसई जो सैम्पल पेपर निकालती है वो सैम्पल पेपर कर लेना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ तक करने हैं, देखो मिनिमम लास्ट 5 ईयर, मिनिमम लास्ट 5 ईयर
एंड एट मोस्ट लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। यानी 10 साल के कर लिए, डैट इज सफिशियंट, डैट इज इनफ, इससे ज़्यादा नहीं करना। लास्ट 3 ईयर्स जो है वो तुम दो अपने पेपर वाइज, और उसके अलावा जो 7 साल के पेपर है वो तुम चैप्टर वाइज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, लास्ट 3 ईयर जो है वो हमें एज अ पेपर हमें उनको देना है, और लास्ट के जो 7 ईयर्स हैं वो हम चैप्टर वाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है तुम्हें टॉपर की जो है वो कॉपी मिल जाती है, मतलब जो तुम्हारे टॉपर्स होते हैं ना सीबीएसई के, वो जो एक्चुअल एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आए हैं, जो एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर जो वो दे के आए हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ की कॉपी मिल जाती है एक नेट के ऊपर पीडीएफ टाइप। तो अगर वो मिले तो एक बार उसे रीड आउट कर लेना, बट उसे रीड आउट करना है जब तुम एक्चुअल पेपर खुद अटेम्प्ट कर लो उसके बाद। ठीक है, एक्चुअल पेपर पहले तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसको रीड आउट कर लेना। अब तुम क्या होगे, उससे क्या फ़ायदा है, उससे तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। मतलब जैसे कोई लेंदी चैप्टर है, मतलब लेंदी सब्जेक्ट है, सच एज एसएसटी ले लो, मेरे को एसएसटी बहुत बेकार लगता था। तो अगर एसएसटी की बात करें तो उसके अंदर तुम्हें 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है ना। तो अगर तुम उसके अंदर एक काम कर सकते हो, तुम क्या करो, तुम उसको एज अ पैराग्राफ लिखने की बजाय, एज अ पैराग्राफ लिखने की बजाय तुम, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको टॉपर की कॉपी से तुम चेक कर सकते हो उसने क्या किया होगा, तुम वहाँ पे पैराग्राफ में लिख के आओगे, और उसने क्या होगा किया होगा, उसको 5 पॉइंट्स में समझा दिया होगा, 5 नहीं तो 7 पॉइंट्स में समझा दिया होगा। तो वहाँ पे वो एक एग्जामिनर को हेल्प करता है, मतलब क्या होगा, देख जो पेपर चेकिंग कर रहा है उसको क्या है, उसको जल्दी से पेपर चेक करना और अच्छे अच्छे मार्क्स दे के आगे बढ़ जाना है, खूब सारे पैसे कमाने, जल्दी जल्दी पेपर चेक करके, ज़्यादा ज़्यादा पेपर चेक करके, क्योंकि उनको तो पर कॉपी मिलते हैं पैसे। तो वो क्या करेगा, वो प्रेजेंटेशन को भी एक एज देता है अपने अंदर, एक ध्यान देगा अपने पेपर चेकिंग के अंदर कि किसने जल्दी से प्रेजेंट किया, कि हाँ भाई जल्दी से हो गया, चलो ठीक है। क्या करेगा, वो उन 7 पॉइंट को तो पढ़ लेगा, बल्कि अगर उसको तेरा पैराग्राफ दिख जाएगा तो 2 लाइन स्टार्टिंग की पढ़ेगा, कुछ बीच में से पढ़ लेगा, थोड़ा सा एंड से पढ़ लेगा, वो पूरा नहीं पढ़ेगा उसको। और हो सकता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो उसकी आंखों से छूट जाए और वहीं तेरा नंबर कट जाए, बल्कि अगर तू वो पॉइंट्स में लिखता तो तेरे को नंबर मिल जाता। तो वहाँ पे जो टॉपर की कॉपी होती है वो हमें कुछ हेल्प कर देती है कि हाँ भाई हम पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से बेनिफिशियल होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। उसके बारे में भी एक सेशन कर देंगे बाद में अगर तुम लोग कहोगे तो। फिलहाल ये देखो, तो हमारा चैप्टर सॉल्व हो गया कि हम चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स के नाम लिख लेंगे। एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी की सारी जो भी चीज़ें बताई हैं वो सब करके, यानी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और रीडिंग वगैरह करके उस पे वहाँ पे टिक मार देंगे। पीवाई क्यूज़ में क्या करना है, पीवाई क्यूज़ भी समझ आ गए भाई कि लास्ट 10 ईयर्स और मिनिमम लास्ट 5 ईयर्स हमें करने हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, देखो मजाक की सौ बात है, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या बवाल कर दे, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट हर एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाँ भाई ये आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये कौन बताएगा, ये इसको सबसे अच्छे तरीके से बता सकता है तुम्हारा स्कूल टीचर। भैया मेरा स्कूल तो ऐसी है, गवर्नमेंट स्कूल है, ज़्यादा कोई कुछ बताता नहीं है। तो ये काम तुम खुद भी कर सकते हो, वरना अगर तुम कमेंट करोगे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करके उसके बाद तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर तुम कहोगे तो छांट के दे दूंगा। ठीक है, या फिर अपने किसी टीचर के कांटेक्ट के थ्रू तुम्हें वो निकलवा के दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए ये काम, बट शायद कुछ टाइम लग जाए इसमें। ठीक है, तो बेटर होगा कि तुम अपने आप इसको करो या फिर अपने किसी स्कूल टीचर से पूछो। कभी भी कोई टीचर तुम्हें मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ा रहेगा। कोई भी टीचर भले ही तुम्हारे उसके, मतलब कभी कभार होता है ना कि तुम्हारे और टीचर के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो तुम उसे हम्बली जाके रिक्वेस्ट करो
कि सर जो बात हुई उसे छोड़ दो, मेरे भविष्य का सवाल है, प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो और मेरे को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, उसको बता दो। अगर तुम ऐसे कहोगे तो कोई भी टीचर कभी मना नहीं करेगा, बेशर्ते कि तुम उनसे बदतमीजी से बात ना करो या फिर और कुछ ना कहो, ठीक है। तो भले ही पुरानी बातें भुला देते हैं, बड़े हैं वो हमसे, ऐसा उनके साथ हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट करता है। तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम उनसे जाके बस पूछ लो, ठीक है। वो कभी मना नहीं करेंगे हेल्प के लिए। तो तुम्हारे टीचर इस मामले में काफ़ी हेल्प करा सकते हैं तुम्हारी। मैं भी कोशिश करूँगा, अगर मेरी एंड से कुछ हेल्प हो सकती है तो मैं पक्का तुम्हें कोशिश करूँगा कि तुम्हें कुछ मिले। उसके अलावा, ठीक है, तुम ये खुद कैसे कर सकते हो, अभी भैया आप कह रहे थे कि खुद कर सकते हैं, तो देखो क्या करोगे, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न छप जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। सीधी बात है, जो पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 10 ईयर्स अगर तुम एनालिसिस करोगे तो वो मोर देन इनफ है कि तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से ढूंढ लोगे उसके अंदर से, ठीक है। तो चलो भैया ये सब भी समझ आ गया, बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ आ गया कि क्या करना है। अब बताओ भैया ये डाउट का क्या चक्कर है। देखो डाउट के अंदर तुम्हें वो चीज़ लिखनी है जो तुम पहली बार में नहीं समझ पाए। यानी तुम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे, एक टॉपिक अटक गया भाई, वो तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो वो चीज़ या तो तुम अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर हैशटैग डाल दो, क्या हैशटैग या एस्टेरिक साइन, यानी उसको एक सिंबल दे दो कि हाँ भाई ये पैराग्राफ में मेरे को डाउट आ रहा है, इस टॉपिक के अंदर मेरे को एक डाउट आ रहा है। और कोशिश करना कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर सेम ही सिंबल यूज़ करो, वरना फिर वहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि सेकंड हैंड बुक्स अगर लेते हैं तो भाई ये सिंबल किसी और ने बना रखा होगा, फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो एक ही सिंबल यूज़ करना और परेशान मत होना, ठीक है। तो डाउट्स के अंदर क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कह रहा हूँ, कोई टॉपिक में है तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, तो तुमने वो ट्राई किया, एक और बार ट्राई किया, नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक स्टार बना लो, उसको हम कहेंगे डाउट क्वेश्चन, ठीक है। और उसको कहीं कहीं से पूछ लेना या फिर कोई सोर्सेज के थ्रू कर लेना, ठीक है। देन उस क्वेश्चन को मार्क करे रहना है, ये नहीं है कि मार्क मिटा दो डाउट सॉल्व हो गया तो। अभी क्यों, देखो डाउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब जो मैं कह रहा हूँ ना कि 1 महीने में रिवीजन, कह रहे हो 2 महीने में पढ़ेंगे 1 महीने में रिवाइज कर लेंगे, ऐसे कैसे, तो वो ऐसे इसलिए, तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, ऐसा हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, उन डाउट्स को मार्क रहने देंगे, ठीक है। फिर जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है जिस पे हमने वो डाउट वाला मार्क लगा रखा था, ठीक है। वो डाउट वाला मार्क जहाँ पे लग रखा है सिर्फ वही रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, हम कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ रिविजन्स जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। यानी बाकी बच्चे उस पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को सॉल्व करके देंगे। पर अगर तुमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई तो तुम उनसे ज़्यादा बार अपने सिर्फ वीक ऑप्शंस को या फिर जो वीक पार्ट है उसको सॉल्व करके जाओगे। तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, मतलब जो हमें आता है वो भी ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, बट उसको थोड़ा लाइटली रिवाइज करेंगे, बट जो हमें नहीं आता, जो जैसे डाउट है, तो उसको थोरोली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, हम काफ़ी कम टाइम के अंदर काफ़ी सब कुछ रिवाइज कर लेंगे और बाकियों से आगे निकल के फोड़ फाड़ देंगे सीबीएसई को, ठीक है। मतलब सीबीएसई को फोड़ फाड़ देना नहीं है, सीबीएसई के पेपर को अच्छे से कर देंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। पता चला पहुंच गए हेडक्वार्टर सीबीएसई के। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, इसी के अंदर था जो कुछ भी था। अब जाके तुम अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, और प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम, ऐसा नहीं है कि 5-6 जनों की स्ट्रेटजी मिला के कुछ नया धमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत करना। अगर कोई यहाँ पे स्ट्रेटजी दे रहा है तो उसने पूरी ज़्यादा, मतलब पूरा अच्छे से इस चीज़ को सोचा है हर एक के लिए।
अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो अपने लेवल के अकॉर्डिंग। और प्लीज़ अगर तुम्हारा कोई एक टीचर पे विश्वास है तो प्लीज़ उसी पे बनाए रखना। किसी और की बातों में आके बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कुछ नया ट्राई करो। अभी बस 3 महीने बचे हैं, 3 महीने काफ़ी होते हैं बहुत कुछ करने के लिए, पर फिलहाल टाइम नहीं है। अगर तुमने इनमें से एक भी चीज़ पहले से कर रखी है, मान लो तुमने एनसीईआरटी पूरी पहले से कर रखी है, तो पहले उसको रिवाइज करना, उसके बाद कोई नई बुक उठाना प्लीज़, ठीक है। तो यही बातें कह रहा था मैं। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से फोड़ दो पूरा सीबीएसई और बढ़िया से एग्ज़ाम देना, ठीक है। बाय बाय।